सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज का विषय का शुभारंभ करते हैं और आज का विषय है हमारा अ, मोटापा का जो कारण जानने का हमारा क्रम चल रहा था। उसी क्रम में हमने आगे बढ़े हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखें तो आजकल कुछ लोगों को फैटी लीवर होने के कारण भी मोटापा हो रहा है, या ये कहें कि मोटापे के कारण, या ये कहें कि कुछ जरूरत से ज्यादा हम लोग खान पान की तरफ ज्यादा बढ़ गए, तो हमारा लीवर भी फैटी हो गया। तो वो हमारा फैटी लीवर के कारण बॉडी में भी फैट इकट्ठा होने लगा। तो ये क्या है, दोनों को समझते हैं, जानते हैं। ये फैटी लीवर क्या है ना, इसको भी जानने का। तो आयुर्वेद में लीवर को यकृत संस्कृत शब्द है, जिसको लीवर को यकृत कहा जाता है। तो संस्कृत शब्द जो है यकृत ही है, न कि लीवर। तो इसे यकृत कहा गया है। तो फैटी लीवर यानी यकृत से संबंधित विकार, यानी यकृत विकार कहा जाता है। तो जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में आयुर्वेद किस प्रकार मदद करता है, और आयुर्वेद की संहिताओं में या हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में जो क्या क्या वर्णन किया है, आज हम उसी की चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। तो इस मामले में ऐसा जानने का हमें सौभाग्य मिलता है कि आ, कोई शॉर्टकट नहीं है। हमारी संहिताओं में इसको पूरा विस्तृतीकरण से वर्णन किया गया है। विस्तृतीकरण पे वर्णन ज्यादा है, और वो कहते हैं कि और प्रिवेंशन जरूरी है, और फिर इसके बाद में तो मेडिसिन सेकेंडरी मानते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या क्या वर्णन किस प्रकार हमारे महर्षियों ने किया है, आज हम उसकी चर्चा करते हैं। तो उनका कहना ये होता है कि होम रेमेडीज करने से कोई ज्यादा इसका फायदा नहीं दिखता, क्योंकि ये समस्या हमारी होम से ही जुड़ी है और होम के अंदर ही खराब हुई है। तो घर के अंदर जो समस्या हमने, या हमारे शरीर को घर बना लिया बीमारियों का, या फैटी लीवर का, या मोटापे का, तो इससे संबंधित कुछ जो तथ्य हैं जिनको आयुर्वेद हमें बताता है वो जानते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि इसके लिए चेंजेस करना बहुत जरूरी है, लाइफ को बदलना जरूरी है। तो इसके बिना हम लाइफ में कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। बीमारी पे सफलता विजयी प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम इसको चार भागों में बांट लें। एक तो प्रिवेंशन है ना। तो इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, इसकी बारे में देखते हैं थोड़ा सा। दूसरा नंबर पे हम मान सकते हैं नेचुरल बॉडी डिटॉक्स। और थर्ड नंबर पे आयुर्वेदिक डाइट गाइडेंस एंड होम रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं। और चौथे नंबर पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये चार चरणों में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि फैटी लीवर को हम कैसे दूर करें, क्योंकि फैटी लीवर के कारण हमारे मोटापा भी आ रहा है, अन्य दूसरी बीमारियां भी आ रही। क्यों आ रही हैं? क्योंकि आधुनिक विज्ञान ये मान के चलता है कि 90% से ज्यादा कार्य शरीर के अंदर ये लीवर ही करता है।
तो 90% कार्य केवल लीवर ही करता है, तो इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो जब ये कार्य करता है, तो जब ये विकृत हो जाता है, ये खराबी आ जाती है इसके अंदर, तो फिर नेचुरल रूप से या तो फैट को वो जमा करने लगेगा, मोटापे को बढ़ाने लगेगा। तो वेट लॉस के प्रोग्राम में हमें फैटी लीवर का होना या जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना जाने हम संभवतया इस मोटापे से निजात नहीं पा सकते, स्लिम रहना बहुत मुश्किल है। तो आज हम इन चारों की पूरी जानकारी करने का प्रयास करते हैं, तभी हम लीवर को स्वस्थ बना रख सकते हैं और बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। अब इसमें जानना जरूरी है कि आजकल आधुनिक विज्ञान में इसको दो प्रकार से वर्णित किया जाता है। एक तो एल्कोहलिक फैटी लीवर और एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। तो दो प्रकार से वो बताते हैं, फिर बाकी अलग अलग स्टेज बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो है, एक प्रकार का लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे हैं, हो रहे हैं ये, इसको भी हमको ठीक करना जरूरी है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को ठीक किए बिना या जीवन शैली से संबंधित जो हमारा जुड़ा हुआ खान पान का क्रम है, ये शारीरिक क्रियाएं हैं, ये सही ना होने के कारण ही होने वाली ये डिजीज है। ज्यादातर लोगों को देखने को मिलेगा असिम्टोमेटिक रहेंगे वो, है ना, कोई यानी कि उनको कोई किसी प्रकार का लक्षण नहीं होता। वो एनुअल चेकअप भी कराते हैं या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब जाकर के ये चीजें देखने में आती हैं। जनरली इसके सिम्टम्स दिखते नहीं है, और कई लोगों को सिम्टम्स दिखता है। तो खाना न खाने का मन न करना, ब्लोटिंग होना, भूख न लगना, बहुत ज्यादा थकान लगना, फटीग लगना, वेट गेन होना या वेट लेस लॉस होना। कईयों का वेट लॉस होने के बावजूद भी पेट पर चर्बी बढ़ती चली जाती है, ये भी एक क्रम देखने को मिलता है। पेट में फूलापन लगता है या हल्का सा पेट में दर्द भी देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद में सबसे ज्यादा जोर जो है दिनचर्या पे देते हैं। प्रिवेंशन के ये दृष्टिकोण से हम यदि देखते हैं कि प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसके लिए, और मेडिसिन को वो सेकेंडरी मानते हैं। आयुर्वेद कहता है मेडिसिन इज सेकेंडरी बट दिनचर्या फर्स्ट। तो दिनचर्या को ठीक करना जरूरी है, तभी कुछ संभव है इलाज आपका, अदरवाइज संभव नहीं हो सकता है, ये मान के चलता है आयुर्वेद। तो यहाँ पर दिनचर्या कैसी हो या ऋतुचर्या कैसी हो, तो हमारा खान पान कैसा हो, ऋतुचर्या कैसी हो, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है आयुर्वेद की सभी प्रिवेंशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रिवेंशनल प्रोग्रामिंग जो आयुर्वेद की होती है, वो सब दिनचर्या और ऋतुचर्या पर निर्भर करती हैं। तो ऋतुएं हमारी 6 प्रकार की आयुर्वेद में मानी जाती हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। इस प्रकार से 6 ऋतुओं में हमारा ये देश का क्रम चलता है। हर 2-2 महीने में ये 2 ऋतुएं बदलती रहती, इनका परिवर्तन होता रहता। ये दिनचर्या अध्याय में देखने को हमको मिलता है। तो
यदि हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद कहता है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। ठीक है ना। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए दिनचर्या के अंदर हमारे आयुर्वेद में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2 और चरक संहिता सूत्र स्थान 5, 7 और 8, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान 24 में ये वर्णन किया गया है दिनचर्या के बारे में। तो क्या कहते हैं वो तीनों ही ऋषि अलग अलग अपने ग्रंथों में, अलग अलग अध्यायों में, जो कि आयुर्वेद में पढ़ाया भी जाता है। आयुर्वेद का जो बीएमएस कोर्स करते हैं एमडी वगैरह, उन सभी डॉक्टर्स को ये पढ़ाया जाता है, और आप लोगों को भी मैंने ये पढ़ाया है। तो वो कहते हैं कि इसका जानना जरूरी है। इन सबको फॉलो करने के बाद भी यदि बीमारी होती है तो ट्रीटमेंट पार्ट जो है हमारा क्या माना जाएगा, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी है, पहले दिनचर्या को सुधारो और ऋतुचर्या को सुधारो, उसके बाद में ट्रीटमेंट का पार्ट जो है वो सेकेंडरी है। तो दिनचर्या फॉलो करते समय हमें प्रिवेंशन और प्रिवेंशन ध्यान में रखना जरूरी है। तो सोने के, उठने और जागने के नियम को जानना जरूरी है, क्योंकि महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना ही एक स्वार्थ स्वार्थ रक्षा का कार्य हो सकता है। तो कहते हैं कि समय से सो जाइए और समय से उठ जाइए, तो आपका वात पित्त कफ तीनों ही सम रहेगा, सम मात्रा में रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। यदि रात को देरी से सोएंगे तो वात और पित्त दोष बढ़ जाएगा। रात्रो जागरण रूक्षम स्निग्धम प्रस्पनम दिवा, यानी दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ जाएगी या कफ बढ़ जाएगा, ऐसा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 7/55 में कहा गया है महर्षि वाग्भट द्वारा। वो क्या कहते हैं, रात्रो जागरणम रूक्षम, रात को जगेंगे तो रूक्षता आएगी, यानी बॉडी में ड्राइनेस आएगी। क्या आएगी, बॉडी में ड्राइनेस आएगी, यानी वात की वृद्धि हो जाएगी। और दिन में सोएंगे तो क्या होगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो वात और कफ दोनों बिगड़ जाएंगे। ठीक है। अब इन सबको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है, ऐसा वो बताते हैं। अच्छा, रात को देर से सोते हैं तो स्वाभाविक है हम सुबह देर से उठेंगे, देर से उठेंगे तो क्या होगा, कफ दोष की वृद्धि हो जाएगी। रात को देर से सोना और सुबह देर से उठने का मतलब कफ दोष की वृद्धि हो जाना, यानी शरीर में वेट का बढ़ जाना, मोटापा होना। ठीक है। तो मोटापे को लेस करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में आचार्यों के निर्देशन में हमको क्या करना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है, अन्यथा हम बीमार पड़ेंगे, हमारा वेट बढ़ेगा और फैटी लीवर भी हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो हमारे जो आचार्य जो हैं
हमें योगा प्राणायाम जो सुबह कराते हैं, तो उनके साथ में इसको सम्मिलित होकर के हमें करना चाहिए। तो इस तरह से तीनों दोषों का इम्बैलेंस होता है। नींद परफेक्ट होगी तो खाने का ठीक से पाचन होगा, और नहीं तो पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी, जिसको आयुर्वेद में चय पचय क्रिया कहते हैं, वो गड़बड़ा जाएगी। और जब अग्नि की विकृति होगी तो खाने का ठीक से पाचन नहीं हो पाएगा। एक छोटे से नियम से हम दोषों का बैलेंस कर सकते हैं और स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं और अग्नि को बनाए रख सकते हैं। और उसके बाद में वो कहते हैं शाम का खाना कब खाना, तो कहते हैं कि शाम को सूर्य ढलने से सूर्यास्त से पहले ही खाना खा लेना। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी लाइट नहीं बनाई, जबकि हमारे आधुनिक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं इनके पास सब कुछ होते हुए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ लोग तो यहाँ तक भी अपने वक्तव्यों का में ऐसी बातें भी शामिल कर लेती हैं कि पहले के लोग कुबुद्धि थे, अच्छे नहीं थे, विज्ञान नहीं था, अवैज्ञानिक थे, इस प्रकार की चीजें। जबकि आज से कहीं ज्यादा वो वैज्ञानिक थे और हमसे ज्यादा सफलतम थे, हमसे ज्यादा स्वस्थ थे, और बहुत ही अ, सोच समझ के उन्होंने इन सब चीजों का विकास नहीं किया, लाइट नहीं बनाई, जबकि वो जानते थे सब कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं। ना करने का कारण आज हमें समझ में आ रहा है, हमने क्या कर लिया, लाइट बना के आधुनिक विकास की जो झड़ी लगाई है वो विनाश की ओर हमें ले जा रही। तो विकास का आने का मतलब विनाश की सीढ़ियां चढ़ना बराबर है। तो समावेशी विकास हमारा नहीं हो पा रहा। इसलिए शाम को पहले ही खाना खा लें तो दवा खाने की जरूरत नहीं, बीमारी नहीं होगी, कोई समस्याएं शरीर में नहीं आए। ताकि शाम का जल्दी खाना खाने से 3-4 घंटे बाद जब हम सोएंगे तो अग्नि यानी उसको खाने को पचा देगी, यानी खाने का ठीक से पाचन हो जो क्या होगा, तो हमारे वेट नहीं बढ़ेगा, फैटी लिवर नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर डाइजेशन उसका भी हो जाएगा। इसलिए शाम को जल्दी खा लेना श्रेष्ठ है। जनरली शाम को खाना न खाने से एक पूरी चेन तैयार होती है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना भी पाया जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, खाना जब पचेगा नहीं तो फैट डिपॉजिट होगा, फैट डिपॉजिट होगा तो कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी आएगा तो फिर हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। ये पूरा एक बॉडी का चेन रिएक्शन है ना। तो एक समस्या से हमने इतनी सारी समस्याओं को निमंत्रण दे दिया, यानी एक गलती ने हमारी इतनी सारी समस्याओं का निमंत्रण दे दिया। तो इसी से हमारे बाल झड़ने की समस्या, इसी से हमारी आंखों की कमजोरी की समस्या, इसी से हमारी बाकी चीजों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ये कुल मिला के जीवन एक ऐसा इस प्रकार का ये चेन रिएक्शन है जो होता चला जाता है, समाप्त नहीं होता। आखिर में जाकर हम मेडिसिन ले करके, अंग्रेजी दवाइयाँ खा के या देसी दवाइयाँ खा के या कोई और मेडिसिन दे करके प्रिवेंशन की जो क्रिया है उसको नहीं करते, जबकि केवल मेडिसिनल प्रॉपर्टी का कार्य करते रहते हैं, जिससे हम और ज्यादा बीमारियों को इकट्ठा करते रहते हैं, मेडिसिन खा के उनको दबा लेते हैं,
दवाई का अर्थ ही दबाना है। तो यदि आपने दबाया रोग को, तो वो रोग आज टल करके कल अंदर और इकट्ठा होते होते एक दिन बड़े रूप में सामने आएगा। आयुर्वेद कहता है उसे उठा करके बाहर फेंकना ही श्रेष्ठ है। ठीक है। हम बाद में जाकर के जब थक हार करके सारे ट्रीटमेंट करा के यहाँ वहाँ घूम फिर के एलोपैथी यूनानी सारी होम्योपैथी करके फिर बाद में आखिर में आयुर्वेद में आते हैं। इससे बेहतर है कि भैया पहले ही आ जाओ, जिससे हमारा पंचकर्म यानी उस रोग को उठा करके हम बाहर फेंक दो। आयुर्वेद तो पहले ही कहता है मैं रोग लड़ने की शक्ति दे सकता हूँ, मैं रोग को नहीं लड़ूंगा, रोग को नहीं मारूंगा। तो रोग को लड़ने की क्षमता तो देता हूं मैं, आयुर्वेद ऐसा बोलता है। लेकिन रोग से लड़ता मैं नहीं हूं, आपको ही लड़ना होगा। आपको रोग से लड़ने की क्षमता मैं दूंगा, बस ये कहता है आयुर्वेद। बाकी सभी पद्धतियां कहती है हम तो सिर्फ रोग से लड़ेंगे, आपकी क्षमता भी उसमें डूब जाए, आप भी डूब जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपने रोग से लड़ने से मतलब है। रोग को हम मारने के चक्कर में आप भी मर जाओ तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जरूरी सारी पद्धतियां हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पद्धति खराब या अच्छी है या बुरी है। सबका अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, सबकी अपनी अपनी जगह जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि में एलोपैथी की कोई जरूरत नहीं है। आज के स्थिति में एलोपैथी की भी जरूरत है हमको, आयुर्वेद की भी जरूरत है, और यूनानी की भी जरूरत है, और साथ में जो भी होम्योपैथी की भी जरूरत है। जहां जिसकी आवश्यकता है उसको प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि मैं आपको रोगों से लड़ने की क्षमता दूंगा। तो कहता है आयुर्वेद की दिनचर्या पहले से ही ठीक कर लो, तो ये डिसीज प्रोसेस को हम ठीक कर पाएंगे। यानी प्रोसेस ठीक होगा तो बीमारियां भी खुद से चली जाएंगी, वो सब बीमारियां हमें नहीं आएंगी। अब हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार उसकी अग्नि कैसी है उसको जानना बहुत जरूरी है। सुबह मोशन साफ हो जाए, ये उसको जानना जरूरी है। यानी मल प्रवृत्ति के बाद में भोजन कब खाना है, तो ये इसको भी ध्यान रखना है। तो मल प्रवृत्ति के बाद में पहले खाया हुआ भोजन पचने के बाद में, और अच्छी भूख लगने पर, और पित्त काल में भोजन को ग्रहण करना श्रेष्ठ है। अब पित्त काल कहाँ से आया? पित्त यानी सुबह जब उठते हैं, तो सुबह उठते हैं तो वो कफ का काल होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर आसमान की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक इसी प्रकार पित्त भी हमारे शरीर में बढ़ता चला जाता है। तो लगभग 9-10 के आसपास हमारा जो समय पित्त का हो जाता है, इस समय भोजन करना श्रेष्ठ है। यानी अग्नि का सबसे ज्यादा स्वरूप कब देखने मिलता है? 11 बजे हमारे शरीर के अंदर। इससे पहले भी 10 बजे 9 बजे से हमारी अग्नि, हमें भूख लगने का काम भी 9 बजे के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि सुबह कफ काल होता है, कफ के काल में कभी भी भूख नहीं लगती। अक्सर कर देखा गया है कि हमारी इच्छा ही नहीं करती। तो अंग्रेजों ने एक सिस्टम बना लिया, चलो नाश्ता कर लो, खाली पेट नहीं रहना, कुछ न कुछ खा लो। तो हमने उनकी आदतों को अपनाना शुरू कर दिया, जबकि ये प्रक्रिया हमारी नहीं थी। हमारे यहाँ तो हमारे जितने बुजुर्ग होते थे, या हमारे पूर्वज जितने भी हुए हैं, सब खेती किसानी वाले लोग थे। किसी को स्मार्ट जॉब नहीं करना होता था, मेहनत करके खाना खाना होता था। तो खा पी के 9 बजे के आसपास खेतों में चले जाते थे, 8 बजे 9 बजे, जिससे उनका टहलना, मॉर्निंग वॉक, जो जो भी क्रिया हो जाती थी, और स्वस्थ वायु
और पेट भर खाना, ये सब हो जाता था। और दिन में खेतों में काम करते थे, खाना पच जाता था। ऐसा पूरा क्रम चलता था। तो खाना खाने का समय वही है जब आप पित्त काल है, यानी 10 बजे से शुरू होकर के हद मार के लेट हो गए तो 2 बजे, 2 बजे के बाद में खाना नहीं खाना, जिससे खाने में प्रॉपर डाइजेशन ठीक से हो सके। खाने के महर्षियों ने नियम बहुत सारे बनाए हुए हैं, जिसका वर्णन हम पहले आपको बता भी चुके हैं। ये श्लोक नंबर 34, 35, 36, 37 और 8 तक ये सारा वर्णित है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सब आपके सामने। और अहितकारी आहार को नहीं प्रयोग करना है। ये जो फैक्ट्री वाला फूड है, ये आज के समय में सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। और जो भी मीठा या भारी खाना है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि ये फैटी लीवर ठीक हो सके, प्रिवेंशन हो सके इसका। ये सारी चीजें फैटी लीवर का कॉज बनती हैं। जो हमने जो करने को बोला, वो यदि हम नई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं अपनाते हैं, तो हम फैटी लीवर का कारण ये सारी चीजें बन जाती हैं। अब देखते हैं नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन। तो एक नेचुरल बॉडी डिटॉक्स यानी शोधन चिकित्सा या पंचकर्मा चिकित्सा, ऐसा हमारे आता है। तो ये सबसे पहले क्या मानेंगे, लंघन चिकित्सा। तो लंघन चिकित्सा महर्षि चरक ने बताई है। लंघन करना यानी यदि आपका बहुत ज्यादा आज भारीपन लग रहा है, खाना खा लिया ज्यादा, तो इसको लंघन आज व्रत कर लें या खाना छोड़ दें। जैसे आज हैवीनेस लग रहा है बॉडी में, तो आप घर वालों को मना कर दिया कि आज खाना नहीं खाएंगे, राइट, तो कुछ हल्का फुल्का लेके सो जाए, तो आज खाना नहीं खाएंगे, ऐसा करके उसको लंघन बोलेंगे। क्या है लंघन कर्म। तो ये महर्षि चरक ने इसका वर्णन अच्छे से किया हुआ है। ये आज के फास्टिंग का स्वरूप कह सकते हैं, है नहीं। लंघन अलग चीज है। और आजकल जो इंटरमीडिएट मिटेंट मिटेंट फास्टिंग जो बताया जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये जो प्रक्रिया है आज के हिसाब से कुछ लोगों को सही हो सकती है, क्योंकि हम सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो हर चीज हर एक पे लागू कर देना ठीक नहीं होगा। तो अपनी प्रकृति के अनुसार हमें फास्टिंग का स्वरूप अपनाना चाहिए या लंघन का स्वरूप अपनाना चाहिए। बिना गाइडेंस के ये नहीं करना चाहिए, बहुत घातक हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, तो सबकी अग्नि अलग है और उसकी प्रकृति अलग है। घंटों से मिल करके नहीं मान सकते, जिनको हम खाने का सिस्टम घंटों में नहीं आंक सकते। तो हमें क्या समझना है इसके लिए कि हमें शाम होने से पहले ही खाना खा लेना है। दूसरे दिन जब तक पूरी अच्छी तरह से भूख खुल कर न लग जाए, तब तक किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं खानी है, लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला प्रक्रिया शेष अच्छी है। तो उपवास करने के लाभ भी हमारे महर्षियों ने पूरी तरह से बताए हुए हैं अष्टांग हृदय चिकित्सा चिकित्सा स्थान में।
तो महर्षि वाग्भट ने ये पूरा इसके फायदे भी सारी चीजों के बताए हुए हैं। बस ये है कि हमको लेने का तरीका आना चाहिए। यानी आम दोष जिसे अपचित आहार बोला जाता है वो शरीर में ऑलरेडी है, तो उस समय ऐसी स्थिति में कुछ भी खाना नहीं चाहिए तब तक जब तक कि वो आम दोष, ये शारीरिक प्रक्रिया शरीर खुद उसको सक्षम है हटाने में, खुद ठीक कर लेगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, आम दोष को शरीर लंघन से ठीक कर लेता है। तो यही प्रक्रिया जो है सुखपूर्वक हो सकती है, और फास्टिंग कहा जा सकता है। ठीक है, लंघन हो सकता है, सुखपूर्वक लंघन होना श्रेष्ठ है। तो ठीक इसी तरह हमें बताया है लंघनम परमोषधम। अब आगे का पंचकर्मा या शोधन चिकित्सा, अब ये है मुख्य चीज। पंचकर्मा का हम कोर्स शुरू करेंगे। ये 5 क्रियाओं से मिलके बना है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। तो अब इनका इनका हम कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। तो सीजन के अनुसार ही पंचकर्म किए जाते हैं। यदि कोई बीमारी नहीं है और उसको ऋतु के अनुसार पंचकर्म करना का क्रम बना रहता है तो वो ठीक रहता है। अब देखते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में किसी का शोधन करना हो तो किसका करना चाहिए? वस्ति शोधनम। वस्ति शोधनम वर्षा काल में पंचकर्म की जो चिकित्सा में क्या किया जाना चाहिए, सजेस्टेड है वस्ति शोधनम। तो वस्ति चिकित्सा कब करनी चाहिए? वर्षा काल में, ये जो अभी चल रहा है वर्षा ऋतु, इसमें क्या करना? वस्ती चिकित्सा करना। तो फैटी लीवर ऐसी बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। जितनी भी बीमारियां अभी चल रही है तो वस्ती की शोधन करना चाहिए। वस्ती शोधन अर्थात क्या करना है उसमें? कोई आज के एनिमा के समकक्ष बोले सकते हैं उसको, समकक्ष बोले तो एनिमा, है ना। तो एनिमा जैसा कुछ प्रयोग हम कर सकते हैं। बस्ती को हम आगे और अच्छे से सीखेंगे, लेकिन ये इस प्रकार की चिकित्सा की जाती है। अच्छा, बस्ती चिकित्सा किस किस को करनी? जिसके शरीर में वात की वृद्धि हो चुकी होती है, वात का प्रकोप पूरा हो, है ना, उसको करना बस्ती चिकित्सा। जिसके शरीर में वात की वृद्धि हो गई हो या वात रिलेटेड बीमारियां हैं, उसको क्या करना? वस्ती चिकित्सा करना। अब इसके पूरे लक्षण है, किसको क्या नहीं करना, सारा पंचकर्मा में बताया हुआ है। उसका हम कोर्स शुरू करेंगे अभी। बस जल्दी ही शुरू करते हैं उसको। ऐसे ही अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर का महीना होता है जब हम, पित्त का महीना होता है, ये पित्त की वृद्धि करता है। और दूसरा मार्च अप्रैल में या वसंत ऋतु में हमारा देखने को मिलता है वो कफ की वृद्धि वाला है। तो ये जो होता है महर्षि चरक ने ही इसको बताया हुआ है। तो इसके लिए जो चिकित्सा है वो महर्षि ने जो बताया है वो अक्टूबर में, तो अक्टूबर में करना चाहिए ऐसा बताया उन्होंने। ठीक है, तो तप्ता नाम चितम पित्तम प्रायः शर्दी कुप्यति, ऐसा करके श्लोक दिया है चरक ऋषि ने। तो वो कहते हैं कि ऐसे समय में क्या होता है? पित्त कुपित होता है। प्रायः सर्दी के मौसम में
ये जैसी शुरुआत होती है उस समय पित्त कुपित हो जाता है, तो इसकी चिकित्सा में हमेशा विरेचन करना चाहिए। पित्त की चिकित्सा में हमेशा विरेचन करना चाहिए। ठीक है। तो वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप रहता है, मार्च अप्रैल का महीना, उसमें कफ बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको वमन करना ऐसा बताया गया। ठीक है। तो पांचों की प्रक्रिया में अब मैंने आपको बताया, पहले में क्या करना, वात बढ़ा हो, इस मौसम में वात बढ़ जाता है, वात की प्रक्रिया में हमेशा वस्ती चिकित्सा करनी। क्या करनी? वस्ती चिकित्सा करनी। और पित्त बढ़ जाए तो क्या करना? विरेचन करना। पित्त बढ़ जाए तो क्या करना? विरेचन करना। और कब बढ़ जाए तो वमन चिकित्सा करना श्रेष्ठ माना गया। ठीक है। अच्छा, अब अवस्था के अनुसार पंचकर्म। तो अवस्था क्या है? अवस्था के अनुसार देखते हैं। अलग 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 बीमारियां होती हैं और उनकी अपनी एक अवस्थाएं होती हैं। जैसे फैटी लीवर की भी अपनी एक अवस्था है। अब जनरली पित्त रिलेटेड बीमारी है ये, फैटी लीवर। ठीक है। ये पित्त बिगड़ गया तो फैटी लीवर हुआ, ऐसा माना गया। तो यहाँ पर अग्नि को ठीक करना जरूरी है। तो पित्त के लिए क्या करना? विरेचन चिकित्सा देना चाहिए, तो विरेचन चिकित्सा करेंगे। और इसी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। और पंचकर्मा जब भी करते हैं तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के, जैसे पूर्व कर्म, स्नेहन और स्वेदन। तो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात कर्म, तीन प्रकार से चिकित्सा दी जाती है। पंचकर्मा क्या है? पंचकर्मा को समझने के लिए पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात कर्म, ये तीन प्रकार से चिकित्सा के चरण होते हैं। तो पूर्व कर्म में क्या करना होता है? स्नेहन करना होता है, स्वेदन करना होता है। ठीक है। और प्रधान कर्म में जो उसकी जो चिकित्सा होती है पर्टिकुलर रोग की, वो की जाती है। फिर उसके बाद में पाश्चात कर्म, यानी उसको जो पंचकर्मा दिया गया है उसके बाद में उसको क्या खाना क्या छोड़ना, वो कैसे कैसे खाने की डोज बढ़ाना, खाने की प्रक्रिया को कम या ज्यादा करना, ये सारा प्रधान कर्म के बाद में आने वाली पाश्चात कर्म में काउंट होती है। तो इस तरह से, क्योंकि भाई किसी की साफ सफाई कर दी है वो, आ, और पंचकर्मा होने के बाद, मतलब पंचकर्मा का ही हिस्सा है वो, तो उसको कैसे, अब अमन और विरेचन तो हो गया, तो कितने घंटे बाद में, कौन से रोग में क्या देना है, कितने घंटे बाद में क्या चिकित्सा करनी है, कौन सी औषधि देनी है, ये सारी वहां रह करके ये चिकित्सा करना, एक अच्छे चिकित्सक के निर्देशक में रह करके करना, ये बहुत जरूरी होता है। अब जनरली आजकल तो कोई भी जाओ, सुबह कहीं भी पंचकर्मा करा के शाम तक घर आ जाओ, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये सब बिजनेस चल रहा है, ये कोई ना तो चिकित्सा है ना पंचकर्म है, ये कोई व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है। ऐसा महर्षियों की जो बताए हुए दिशा निर्देश हैं उसके विपरीत है। तो ये प्री प्रोसेस जिसको कहते हैं पूर्व कर्म, इसमें स्नेहन और स्वेदन दिया जाता है। और प्रधान कर्म है वो मेन प्रोसीजर की जाती है। और पाश्चात्य कर्म में संसर्जन कर्म जिसको बोलते हैं, जैसे खान पान या बात का प्रोसीजर जो होता है,
खान पान को बढ़ाया जाता है, ये सब किया जाता है। ये इस प्रकार की चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा कहलाती है। ये शोधन और शमन चिकित्सा है, यानी रोग को पहले शोधन साफ कर दो निकाल के, फिर कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो उसको शमन कर दो, दबा दो, है ना। तो सीधा दवा देना गलत है, पहले शोधन करना आयुर्वेद की प्रक्रिया में है। इसलिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अंदर अध्याय नंबर 1 में ही उन्होंने लिख दिया है शोधन और शमन चिकित्सा, यानी पहले से ही ये बताया जा चुका है कि यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आयुर्वेदिक प्रोसेस है। तो जनरली हमने जो स्वरूप देखा था पंचकर्मा का, वो आयुर्वेद के दृष्टिकोण में गलत है। तो जब भी पाश्चात्य कर्म, है ना, अभी हमने कहा था पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पाश्चात्य कर्म। तो पाश्चात्य कर्म में भोजन का जो क्रम बढ़ाया जाता है, तो उसको क्या कहा गया है, लघु गुणात्मक दिया जाना चाहिए। भोजन कौन सा दिया जाना चाहिए, लघु गुणात्मक, यानी खाने में पचने में हल्का, इजी टू डाइजेस्ट हो। आयुर्वेद उसको रिकमेंड करता है। यानी ये फैटी लीवर में क्या हुआ है, मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ गया है, तो उसको एकदम हल्का भोजन देना जो आसानी से वो पचा ले पंचकर्मा के बाद। जब वो नहीं पचेगा तो उससे डिसीज प्रोसेस उसका और आगे जाएगा, डिसीज प्रोसेस भी बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए लघु गुणात्मक पर ज्यादा दिया गया है। इसके बाद में कहा गया है कि ये तिक्त रसात्मक हो। क्या होना चाहिए, तिक्त रसात्मक। तो तिक्त, तिक्त क्या है, हमने आपको 6 प्रकार के रसों के बारे में पढ़ाया था। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो कटु तिक्त, तिक्त यानी कड़वा, कड़वा रस वाला हो, ठीक है। इसलिए खाना खाने से पहले हमको मीठा खा लेना है, उसके बाद में खट्टा नमकीन, ये क्रम पे रखना है, और कड़वा खाने के बाद खाना चाहिए। अच्छा, ये कड़वा रस लघु गुणात्मक होने के साथ साथ खून को साफ भी करता है, रक्त शोधन का भी कार्य करता है, ठीक है। तो ये रक्त शोधन का कार्य भी करता है। दूसरा, पित्त का शमन भी करता है। तो स्प्लीन से जुड़ी हुई सभी बीमारियों में क्या करना होता है, पित्त दोष को जो विकृत हुआ है उसका शमन करने के लिए कड़वे रस की औषधियां या कड़वी चीजें खाने को कहा गया है। इसके साथ दीपन करने वाली, यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाले खान पान का प्रयोग करना चाहिए, या ऐसी औषधियों का प्रयोग करवाना चाहिए। ये है संपूर्ण चिकित्सा, ठीक है ना। तब आपका खाना कैसा हो, तो जिनके फैटी लीवर हो गया था या जिनको फैट डिपोजिशन ज्यादा है, मोटापा है, उनको जौ की रोटी खाने बताया है। ये कफ को कम करता है, मेद धातु को कम करता है, इसलिए इसको लेना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद कह रहा है लघु गुणात्मक होना चाहिए, इसमें लघु गुणात्मक है। जिनको वेट लॉस होता है और लीवर की प्रॉब्लम है, उनको गेहूं की रोटी दी जाती है। ये पराठा या पूरी नहीं लेना है, अच्छी सीखी हुई रोटी लेनी है, चपाती लेनी है। साथ में
हम इसे चावल भी दे सकते हैं ऐसे रोगी को, लेकिन ऐसा चावल जो पुराना हो, अभी ताजा चावल इस साल का बना हुआ नहीं हो, मतलब खेत में जो उगा हुआ पिछले साल उगा हो और साल भर उसको उगाने के बाद चावल को प्रोसेस करने के बाद रख लिया गया हो, और एक साल तक वो किसी डब्बे में बंद रखो या संभाल के रखो, फिर साल भर बाद में उसका इस्तेमाल किया गया हो ऐसा चावल, और इसको उबाल कर इसके जो एक साल चावल एक तो लेना है, और यदि आपको पता नहीं है कि ये चावल पुराना है कि नहीं है तो क्या करोगे, जैसे दलिए को भूनते हैं ऐसे हल्का सा घी डाल के चावल को भून लीजिए, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आयुर्वेद में लाल चावल का भी वर्णन किया जाता है, या उसे साठी चावल भी बोलते हैं, तो ऐसे चावल का भी इस्तेमाल बताया गया है। पकाना कैसे है, तो इसको प्रेशर कुकर में नहीं, बल्कि महर्षि वाग्भट कहते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में और पवन का स्पर्श और सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन पका हुआ इस्तेमाल किया जाना श्रेष्ठ है। इसमें पानी थोड़ा ज्यादा डालना है, पकने के बाद में इस चावल के मांड को निकाल देना है, और उसके बाद में ही उस ऐसे व्यक्ति को सेवन कराना चाहिए, ताकि वो पचने में हल्का हो जाए। ठीक है। दालों में मूंग की दाल का पानी या कुल्थ की दाल भी ले सकते हैं, मूंग की दाल का पानी भी ले सकते हैं, मूंग की दाल खाने में ले सकते हैं, कुल्थ की दाल भी ले सकते हैं। लेकिन चने, छोले, राजमा, ये सब दालें बहुत पचने में भारी हैं, तासीर में गर्म है, उनको इस्तेमाल नहीं करना, उनको अवॉइड करना है। कड़वे स्वाद वाली सब्जियां जैसे करेला को लिया जा सकता है, हफ्ता में 2 बार फैटी लीवर वालों को करेले की सब्जी खानी चाहिए, डायबिटिक लोगों को भी खानी चाहिए। और एक सेंजना यानी ड्रम स्टिक का भी हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सब्जी ले सकते हैं, परवल की सब्जी ले सकते हैं, कद्दू की सब्जी भी ली जा सकती है। स्पाइसेस का इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए, या ना भी करें तो अच्छा। बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं लेना चाहिए, जो नॉर्मल खाने में हम इस्तेमाल करते हैं वहीं तक सीमित रखा जाना श्रेष्ठ है। क्योंकि अग्नि को बढ़ाने के लिए, दीपन चिकित्सा के लिए मसाले मदद तो करते हैं, जिनमें सौंठ है, अदरक है, ऐसी चीजें, हल्दी डालते हैं, जीरा पाउडर डालते हैं, ये मसाले अग्नि को बढ़ाने के लिए होते हैं। यहाँ तक कि छाछ भी हमारे को मदद करता है, दही को अवॉइड करना चाहिए, दही को नहीं लेना चाहिए। जो घर में फ्रेश बना बटर मिल्क इस्तेमाल करना श्रेष्ठ है, जो खट्टा ना हो, ताजा ताजा। या इसमें घी का छौंका लगा करके, आपको लगता है कि अभी ठंडा मौसम है, तो घी और कड़ी पत्ते का छोंक लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं औषधि के बारे में। औषधि चिकित्सा को देखते हैं। अब प्रिवेंशन और बाकी सारी चीजें हो गई। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि औषधियां आयुर्वेद में क्या क्या है और किस प्रकार से वो काम करते हैं। जैसे पुनर्नवा, लीवर के सभी विकारों में बहुत अच्छी औषधि है। पुनर्निवा के पत्तों की सब्जी आप खाएंगे तो आपको लाभकारी परिणाम देगा। इसका क्वाथ बना के भी आप खाने से पूर्व लेंगे तो फायदा करेगा। आयुर्वेद की दुकान से आप ला करके इसको क्वाथ बना करके खाने से पहले लेंगे, 15 से 20 ml, तो आपको फायदा करेगा।
जिनको वजन घटाना है या शोधन करना है वो 10 मूल का क्वाथ भी ले सकते हैं। वो पूरी बॉडी की शुद्धिकरण करता है, लेकिन 15 से 10 ml तक ही भोजन से पूर्व लेना चाहिए। पुनर्नवारिष्ट ले सकते हैं, पुनर्नवा क्वाथ यूज कर सकते हैं, बाजार से भी ले सकते हैं। आसवरिष्ट भी मदद करते हैं, कुमारी आसव जैसा भी चीजें मदद कर सकती हैं। एक रुई का रिष्ट भी है, तो टकरा रिष्ट भी है, ऐसी चीजें भी मदद करती हैं। फल त्रिकाधिक वात है, इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं ये भी आपको मदद करेंगी फैटी लीवर में। और काढ़ों का सेवन करते हैं तो काढ़े की मात्रा 15 से 20 ml ही होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। भले दिन में 2 बार ले लीजिए। क्वाथ लेंगे तो खाने के पहले लेना श्रेष्ठ होता है क्वाथ का। एक आंवले का रस भी आप सेवन कर सकते हैं, आधे से 1 चम्मच आंवले का रस का सेवन कर सकते हैं। एक भूमि अमल की भी एक अच्छी औषधि हो सकती है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में बस ये है कि आपको ध्यान रखना, दवाइयाँ बहुत हैं, कम नहीं है, लेकिन अंडर गाइडेंस आपकी प्रकृति को जानने के बाद में ये चिकित्सा होनी चाहिए। आपकी अवस्था, आपकी ऋतुचर्या, आपकी दिनचर्या, आपकी प्रकृति, आपकी अवस्था के अनुसार ही आपको सलाह के अनुसार ये दवाइयाँ दी जाती हैं। जिनको गौमूत्र मिल जाता है आसानी से देसी गाय का, वो सुबह खाली पेट गौमूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी लाभकारी परिणाम देगा। लेकिन ध्यान रहे कि गौमूत्र की तासीर गर्म है, इसको लेने का तरीका एकदम अलग है। 1 कप गौमूत्र लेना है, 1 कप, आधा कप बहुत होता है, तो आधा कप को आपने अग्नि कर्म करना है, थोड़ा गर्म करना है, और गर्म करने के बाद में उसको ठंडा होने पर पी लेना है। लेकिन वो गौमूत्र ताजा हो, मुश्किल 1.5-2 घंटा के अंतर्गत लिया हुआ श्रेष्ठ होता है, सुबह सुबह का श्रेष्ठ होता है। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, बस इसके बाद में वो काम का नहीं। ये तीक्ष्ण और उष्ण है, बहुत गर्म है तासीर में। जनरली लोग कहते हैं कि सुबह सुबह पी लो, ये सबके लिए माफिक नहीं होता, तो मेहरबानी करके इसका डॉक्टरी सलाह के रूप में ही आपको लेना चाहिए। इस तरह से हमने जाना कि आयुर्वेद में फैटी लीवर का क्या इलाज हो सकता है। फैटी लीवर ठीक होगा तो हमारा मोटापा यानी फैट, हमारा जो है बॉडी फैट भी कम होना स्वाभाविक है, और इन सभी प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्ति मिलना स्वाभाविक। अब इसमें कोई आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। मेरी तरफ से आज की क्लास पूरी हुई। आज हमारे साथ में लिली प्रसाद हैं, मुकेश जी हैं, नरेंद्र कुमार जी शर्मा भी हैं, शर्मा जी भी हैं। आज तो बहुत दिनों में दिखे शर्मा जी। आज राजेश जी हैं कलकत्ता से हमारे साथ। काफी जगह से लोग आए हुए हैं, क्या बात है। रश्मि जी भी दादा हैं। उपजिंदर कौर जी भी हैं। दादा काफी लोग। नमस्कार। नमस्कार जी, सभी को प्रणाम। दादा, मैं जानना चाह रही हूँ कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फैटी लीवर, अगर हमारा शरीर दुबला है तो? हाँ, फैटी लीवर, आप लेट क्यों आए? हमने लक्षण तो बताए थे आपके। अभी जब रिकॉर्डिंग चल रही थी ना, तो आप लेट जी आए। फैटी लीवर कैसे पता लगेगा? टाइम से आ जाया करो। हम वेट करते रहते, आप लोग आते नहीं हो।
खैर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर दूँ। देखिए, भूख ना लगना, खाने का मन ना करना, भारीपन लगना शरीर में, ये कुछ फैटी लीवर के लक्षण हैं। अ, थकान, फटीग जिसको फिर बोलते हैं हम लोग, तो बहुत ज्यादा थकान सी महसूस होना, अजीब सा लगना, भारीपन शरीर में महसूस होना, ये सारे लक्षण फैटी लीवर के लक्षण हैं। जनरली क्या होता है कि फैटी लीवर के लक्षण होते ही नहीं है। कई बार ये तो हम अभी इसका टेस्ट वेस्ट कराते हैं, सोनोग्राफी वगैरह करा लेंगे, है ना, तभी जाकर के ये सारी चीजें सामने आ पाती हैं। फैटी लीवर एक ऐसा अ, है जिसमें ज्यादातर तो टेस्ट होने के बाद ही पता लगता है जनरली। तो लक्षण कुछ देखें तो बस मैंने आपको बता ही दिए, कुछ एक यही लक्षण है, इसके अलावा कोई ज्यादा लक्षण इसमें देता नहीं है। बस भूख न लगना, और क्या हो सकता है, एसिडिटी बार बार होना, बस यही चीजें हैं। और क्या, फैटी भारीपन शरीर में, थकान महसूस करना, बिना वजह थकान हो रही है तो भी फैटी लीवर हो सकता है। जी दादा, धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल है तो लेते हैं, फिर समय हो गया है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। एलोपैथी में हम लोग ये फैटी लिवर का कौन सा टेस्ट करते हैं? थोड़ा बता। है जी। लोग जो मैं पैथोलॉजिकल टेस्ट है, पैथोलॉजिकल टेस्ट कौन सा है? फैटी लीवर में क्या? पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं ना, लैब लैब टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट से हमको पता चलता है कि हमारा फैटी लिवर है? अच्छा, फैटी लीवर में कौन से टेस्ट से पता चलता है? हाँ, पैथोलॉजिकल। हेलो। अच्छा, पैथोलॉजिकल टेस्ट, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न किया। बिल्कुल, फैटी लीवर से हम जब सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें आ जाता है, तो बड़ा हुआ अलग से वो दिख जाएगा, तो वो डॉक्टर बता देंगे आपको, वो चेक करेंगे ग्रेड 1 2 सारा रिपोर्ट। ये अपर एब्डोमन करके टेस्ट होगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी, ये आवाज आ रही है। तो लोअर एब्डोमन, अपर एब्डोमन ऐसा करके, या होल एब्डोमन, सोनो स्कैन होता है, उससे हमको पता लग जाता है। किया जाए समापन, हाँ सर। या कोई और प्रश्न करता है? प्रश्न है? ठीक है, समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार।